नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और आज हम खास मुद्दे पर बात करेंगे ऑपरेशन पीओके, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपने दावे को कभी नहीं छोड़ेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत इस पर कभी भी बलपूर्वक कब्जा नहीं करेगा। लेकिन इसको लेकर की जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उसका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी रही, उनके पास भी एटम बम है, उनके पास भी परमाणु बम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक ना एक दिन पीओके का जो विलय है भारत में होकर रहेगा, और ये हम नहीं करेंगे बल्कि वहां की जनता ही ऐसा करेगी, क्योंकि वहां के अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि हम भारत में विलय हो और हम भारत में शामिल हो। इसको लेकर कि फारूक अब्दुल्ला का एक बार फिर से पाकिस्तान का प्रेम जाग गया और उन्होंने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान सुनवाना चाहता हूं और इसके बाद में फारूक अब्दुल्ला यानी हम दोनों नेता को वो बयान सुनवा देते हैं और उसके बाद इस पूरी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। तो आपने दोनों नेताओं के बयान सुने कि किस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनाथ सिंह अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो करें, लेकिन पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उनके पास भी परमाणु हथियार है, एटम बम्स है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार फारूक अब्दुल्ला भारत को नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं, ऐसे बयान क्यों देते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं और उसके बाद में इस पूरी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आलोक सिंघई जी जो हमारे साथ में मौजूद है स्टूडियो में, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्रकाश सक्सेना जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में मौजूद है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। श्याम मोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा कौशल किशोर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है, सर आपका स्वागत करता हूं। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आशीष दुबे जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आशीष दुबे सर, पहली टिप्पणी आपकी। जिस प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि पीओके भारत का होकर रहेगा और एक ना एक दिन इसका विलय भारत में जरूर होना है, इसको लेकर कि जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या वो पाकिस्तान का जो प्रेम है उनका वो बार बार झलकता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या वो भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात तो राजनाथ सिंह का जो बयान है वो वही है जो भारतीयों की भावना है और उससे कहीं वो अलग नहीं है। और ये लंबे समय से ये मांग भी है, अभी पिछले समय से बहुत प्रबल भी है और इसकी ज़रूरत भी मान सकते हैं। और इसका जो भौगोलिक है या जो ऐतिहासिक जो भी महत्व है, उन सब चीज़ों से भी पीओके पर जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सटीक बात है। लेकिन उन्होंने एक और भी बात कही कि हमें बल प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, या जो उन्होंने जो आशावाद बताया, तो ये जो है ये बहुत सारे भारतीयों की भावना से जुड़ा हुआ विषय है, तो इस पर कहीं कोई शुभा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा जो इस पे फारूक अब्दुल्ला ने जो बात कही, उनकी बातों में जो चीज़ें हैं वो तो जाहिर है सामने हैं। उनका शब्दों का जो चयन है उससे साफ तौर पे लगता है कि जैसे वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को नीचा नहीं बल्कि कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का कुछ एक भाव भरता है। लेकिन उसके साथ उनका एक सेंटेंस ये भी था कि बम जो है वो हम पर गिरेगा, यानी वो कश्मीर पर गिरेगा। यानी उनका कहना का मतलब ये भी उसमें एक निकलता है इन सारी बातों के अलावा भी कि कश्मीर के लोगों को अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है झगड़े की या ऐसी हिंसक कोई चीजें बनती युद्ध वाली, तो एक नुकसान कश्मीर को फिर झेलना पड़ेगा या
कोई नुकसान हो जाएगा, ये सारी बातें हैं। बिल्कुल। तो ये एक समग्रता से देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान, इतना ज़्यादा बयान ज़रूरी भी नहीं था। वो जो बात कह सकते थे 1-2 शब्दों में ही कह सकते थे, लेकिन चूंकि वो शुरू से ही इस तरह से बोलते हैं और उनका बातचीत का लहजा भी इसी तरह का होता है, जिसको कुछ अच्छे अर्थों में बेबाक राजनेता कह दिया जाता है, और इस तरह के मामलों में जो है वो विवादित हो जाते हैं। तो अगर अब ये पूरा मसला इस तरह से सामने पेश आया है तो ये इसका महत्व जो है, इस पर जो सारी चीज़ें जो बातचीत चल रही है वो चुनाव से और ज़्यादा जाकर जुड़ जाती हैं, क्योंकि इस समय पूरा देश जो है ऐसी उतनी ही नाजुक प्रक्रिया से गुजर रहा है जितना नाजुक ये पूरा विषय है, मसला है। तो हाँ, तो इसलिए इन चीज़ों के बहुत सारे अर्थ और भावार्थ और बहुत सारे चीज़ें निकलती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो पीओके को लेकर जो राजनाथ सिंह ने कहा है वही देश की भावना है। इसके अलावा इस तरह के बयान जो है, मुझे जहाँ तक याद आता है कि पहली बार नहीं हुए इस तरह की बातें, कई बार कई लोगों ने कई तरह से अलग अलग कही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भावना वही प्रबल रही है जो राजनाथ सिंह ने कहा है। बिल्कुल। तो इन विवादों को इनको ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई इसको महत्व देने की बात है। फारूक अब्दुल्ला जैसे पॉलिटिशियन जो हैं वो वैसे भी बहुत प्रासंगिक देश में नहीं है, वो एक जगह पर हैं, और उनका जो भी पूरा बातचीत का, जो कश्मीर के स्थानीय दलों की बातचीत का जो पूरा एक जो एंगल होता है, उसका एक महत्वपूर्ण एंगल ये भी होता है कि वो वहाँ की राजनीति की मुख्य धारा की शुरुआत भी चाहते हैं, या वहाँ पर जो शुरुआत हो सकती है विधानसभा चुनाव के जरिए, जो अभी नहीं हो पा रही है, वो वहाँ पे अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए ये बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। और देखना होगा कि अभी वहाँ पर विधानसभा के चुनाव कब होंगे। लेकिन प्रकाश सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये कहा गया कि जैसा कि आशीष दुबे सर ने बताया कि ये उनके भावार्थ है या अलग तरीके से उनके बयान को पेश हुआ है, लेकिन वो ऐसे बयान देते ही क्यों हैं जब उनको पता है कि जब देश की एक भावना है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर, खास तौर पर पीओके को लेकर, तो उनको तौल मोल कर ही जवाब देना चाहिए। जी, इस तरह के जो नेता हैं वो कई हैं, अकेले फारूक अब्दुल्ला नहीं हैं, जो होते कहीं और खेल कहीं और का खेलते हैं। उनका ये पहला बयान नहीं है। मुझे याद आता है शायद 96 में कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से चुनाव हारे थे, तब भी उन्होंने बयान दिया था कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो क्या जब राजनीतिक कुछ मित्रों से चर्चा हो रही थी, मैंने कहा कमलनाथ जी हार रहे हैं, तो कई कारणों में उनका एक बयान भी एक था, वो आज भी भारत में ही है, लेकिन उनके बयान समय अनुकूल। अब ये देखना चाहिए कि वो अंदर से किसके साथ हैं, ऊपर से, और ऐसे कई नेता आपको मिल जाएंगे। ये तो राष्ट्रीय संकल्प है हमारा कि वो हमारा अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य रहा, ब्रिटिश शासन का भी गुलाम नहीं रहा है। और जो राजा हरि सिंह थे, उनकी जिन्ना से अच्छी मित्रता थी। वो हमारे जो रणनीतिकार थे उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार पटेल और नेहरू जी, इनकी कुशल रणनीति कारण वो भारत का हिस्सा है, आज भी वो अभिन्न अंग है। उसकी भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं कि विवादों में घिरा हुआ है। जैसे आज हम लद्दाख में देखें, वहां भी लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। मणिपुर की हालत देखें, 7 सीज हैं, इन सबको विशेष दर्जा दिया गया था। कश्मीर को भी विभिन्न परिस्थितियों में दर्जा दिया गया था। ये राज्यों के पुनर्गठन के समय राज्यों की जो स्थितियां थी उस हिसाब से इनको राज्य में विलय किया गया था। तो इसलिए स्थितियां हैं। पर यदि फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उनके पिता एक सोशलिस्ट नेता थे, इसलिए नेहरू जी ने उनको बढ़ावा दिया था। वो कम्युनल नहीं थे, वो भारत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में विलय के पक्ष में नहीं थे, और राजा इसलिए उनका उपयोग किया गया। हरि सिंह के प्रधानमंत्री तक बनाया था उनको। हाँ, तो इसलिए, और जो धाराएं दी थी पहले इतनी समझदारी के साथ दी थी कि धीरे धीरे ये विलुप्त होती जाएंगी। जैसे उस समय प्रधानमंत्री कहलाता था जम्मू कश्मीर का, आपने कब से नहीं सुना प्रधानमंत्री शब्द उसके लिए। बिल्कुल। तो ये सब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सब व्यवस्था करके गए थे। अब वो दूसरी यूनिवर्सिटियां कई चल रही हैं, उसमें कई चीजें उड़ रही हैं। उस समय बहुत अच्छे नेता थे, समझदार नेता थे, दूरदृष्टा थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सब व्यवस्था करके गए। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने भारत के लिए काम किया, जम्मू कश्मीर के लिए काम किया, लेकिन अब जो राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, उनके अनुरूप अगर आज के लिए हम खड़ा करें, आलोक से सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो स्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से वहाँ से धारा 370 हटी, तब भी इन्हीं नेताओं ने विरोध किया था उसका। उन्होंने कहा था कि हम खून बहा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब धारा 370 हटी तो ये देश हित में हटी ना, तब भी तो इन्होंने विरोध किया था। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, एक बरसों से ये बात कही जाती रही है कि साहब ये नहीं मिलाया जा सकता, धारा 370 नहीं हटाई जा सकती।
लोगों को ये भ्रम था ये कि गीत सरकार कहानी वही गाया करती थी। ये डिसीजन नहीं लेगी, हम्म। लेकिन सरकार ने लिया, 2 टूक डिसीजन लिया दो और टूक हुआ, कुछ भी बिल्कुल। नहीं हुआ। हम्म। तो ये चीजें जो है उनको भी समझ में आ रही हैं कि वो आज कहाँ अप्रासंगिक हो गए हैं, किस तरीके से सरकार में भी नहीं है, सब जगह से जो है कट गए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं, फिर भी वो भी उनका बोलना भी जरूरी है। हमेशा क्या है, दूसरे पक्ष जो पाकिस्तान बोले उसकी जगह ये बोले तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो संवाद तो बना रहेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, राजनाथ सिंह जी ने जितने अच्छे ढंग से ये बात कही है, और उसमें मर्म जो उसका है वो समझा जाना चाहिए कि भारत जितनी तेज इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में पूरी दुनिया के देश, बड़े बड़े देश भारत के साथ आना चाहते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान या कश्मीरियों की तो बात ही अलग है। पाकिस्तानियों को भी ये जलन होती है, उनको ये लगता है कि पता नहीं क्यों भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ता रहा, हम नहीं कर पा रहे। वो भी भारत के साथ आना चाहते हैं, लेकिन इतनी गहरी खाई खोद दी गई है वोट बैंक के लिए। हमेशा मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही कांग्रेस, और उसने ऐसी खाई खोद दी है, वो ये बताने की कोशिश करती है कि हिंदूवादी पार्टियां, जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भाई, आजादी के पहले कौन मुसलमानों के खिलाफ था? और मुसलमान कहां से आए थे? हिंदू के भाई तो थे, कोई जो इस्लामिक आक्रांता थे वो कोई भारत तो लेके आए नहीं थे इतने सारे मुसलमानों को, सब यहीं से बने हुए थे। तो मुसलमानों के खिलाफ कोई नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी है, ना ये देश है। कभी मुसलमानों के वैमनस्य की कोई बात भारत में नहीं है। हाँ, जब धर्म के आधार पे आपने विभाजन कर दिया था, अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया था, कांग्रेस ने उस षड्यंत्र में साथ दिया और मुसलमानों को अलग देश दे दिया, तो फिर ये मुसलमान यहाँ कैसे रह गए थे? तो ये जो चीजें, ये बड़े गहरी है, आपस में जुड़ी हुई बहुत झीना सा पर्दा है। हम इसको नहीं बात को उठाना चाहते पुरानी जो बातें थी, हो गई। भारत पाकिस्तान बन गया, अब पाकिस्तान भी भारत के साथ में आने को तैयार है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, और इस टेन्योर में अब जो नई सरकार बनने वाली है, ये कई ऐसे डिसीजन लेने वाली है जिससे भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पाक अधिकृत कश्मीर जो कहलाता रहा है, वो उसके लोग अभी भी भारत के प्रति अच्छा एफिनिटी रखते हैं, और वो तेजी से भारत के साथ में आएंगे, और बहुत आसानी से पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, और ये विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाएगा। राजनाथ सिंह जी ने वो सब चीजें देखते हुए कहा है, इसके अच्छे संदर्भ हैं, और फारूक अब्दुल्ला जो बोल रहे हैं उनको बोलते रहने देना चाहिए, वो भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। कौशल किशोर चतुर्वेदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से, क्योंकि देखिए, अगर हम पीओके की बात करें तो वहाँ के लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र है कि कश्मीर उनके साथ में बर्ताव कैसा कर रहा है। उनका दोहरापन दिखाई दिया, और कश्मीर ने जो बर्ताव किया उसके चलते भी वहाँ के लोगों की जो भावनाएं खुलकर सामने आई। उन्होंने तो, कई लोगों ने ये खुलकर कहा कि हम भारत के साथ विलय करना चाहते हैं, क्योंकि भारत आज तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, दुनिया की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। तो क्या जो भारत का विकास है और तेजी से विश्व पटल पर भारत की जो साख बढ़ रही है, वो इन नेताओं से हजम नहीं हो रही है? देखिए, पीओके का जो मुद्दा है, जो वर्तमान स्थितियां हैं, जो बातें हो रही हैं, और जिस तरह से प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, और देखा जाए तो 1947 से अगर देखें तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब से पीओके की शुरुआत हो गई। पीओके का भी जन्म हो गया। हरि सिंह ने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ एग्रीमेंट किया, देश के साथ विलय होने का एक प्रपत्र पर साइन किए उन्होंने, प्रपत्र पर साइन किए, तब जो है यहाँ से सेना भेजी गई, और उसके बाद जो स्थितियाँ बनी, एक जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर रुक के जो है उस तरफ पीओके हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आज की अलग अलग हैं। पीओके भी जो है पाक आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बलूचिस्तान जो भी है, बाल्टिस्तान जो भी, वो 2 भागों में बट गया है, और दोनों भागों में जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो हैं, वो चाइना जो एक पैरेलल एक कॉरिडोर निकाल रहा है, उससे भारत को बहुत समस्या है। दूसरा जो स्थितियां हैं, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है, और पाकिस्तान जो है आज़ाद कश्मीर हो या कोई भी हो, उसको जो है पूरी तरह से वित्त पोषित करने के लिए सक्षम नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, वो स्थितियां वहाँ पैदा हो रही हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो आज़ाद कश्मीर का जो गठन हुआ था, वो स्वायत्त राज्य के रूप में हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान ने शुरू से ही उस पर अतिक्रमण कर लिया और अधिकृत कर लिया,
और जो स्थितियां हैं वो निश्चित तौर से स्वायत्तता के खिलाफ जो है वहाँ के लोग भी पाकिस्तान से आक्रोशित हैं। बिल्कुल। और अभी हाल ही में जो एक विरोध प्रदर्शन करने होने जा रहा है 11 मई को, खास तौर से उसको लेकर जो है वहाँ के लोग नाराज हैं कि अगर इसको दबाया गया, पाकिस्तान उसको दबाना चाहता है, और अगर उसको दबाया गया तो वहाँ के लोगों का मन है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको आवाज को लेकर जाएंगे। बिल्कुल। तो जो राजनाथ सिंह का जो बयान है, लेकिन यूएन में ये मसला पहले से है, 1948 से यूएन में ये मसला है। यूएन में पहले से मसला है, तभी वो लाइन ऑफ कंट्रोल और बहुत सारी बातें हुई थी, जनमत संग्रह की भी बात हुई थी, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति जिस तरह से अभी सिंघी जी कह रहे थे कि एक समय ऐसा था कि 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान जैसी चीजें वहाँ पे थी, और एक धीरे धीरे करके जो है वहाँ पे जो स्थितियाँ बदली, और आज जो है जम्मू कश्मीर का जो पूरी तरह से जो खत्म हुआ, अलग जो दर्जा था वो पूरी तरह से खत्म हुआ, धारा 370 खत्म हुई, रातों रात बदल दी गई, उसको आज 5 साल हो गए। वैसे तो ये माना जा रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लद्दाख को अलग किया गया था, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, और धारा 370 को हटाना एक जो मुख्य मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का, वो एक मुख्य मुद्दा बना था चुनाव में, और तब से ये माना जा रहा था। और उसके बाद जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, और उसके बाद ये पुलवामा के बाद जो हुई थी, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके पहले पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय कर लिया जाएगा, और 2024 का जो मुद्दा होगा वो निश्चित तौर से पीओके की सवारी करके जो है एनडीए सरकार आगे तीसरी बार जो सरकार बनेगी मोदी की, वो निश्चित तौर से उसी तरह से आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और जैसा कि कहा जा रहा है राजनाथ सिंह का बयान भी है, और राजनाथ सिंह का बयान कोई नया नहीं है, चाहे विदेश मंत्री का एस जयशंकर का बयान हो, चाहे अमित शाह खुद कह चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री के नाते भी, चाहे जो है राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं। उसमें जो चीज एक जो जोड़ी जा रही है कि हमें बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, वो निश्चित तौर से एक समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य के अनुकूल लिया गया एक स्टैंड है, बिल्कुल करंट पॉलिटिक्स के अनुसार है, बिल्कुल, ताकि जो है ये एक आरोप ना लगे कि भारत जो है अब पाकिस्तान की इस स्थिति को देख के। और दूसरी चीज, अगर भारत जिस दिन जो उसके दूरगामी परिणाम है, वो अभी भारत उन स्थितियों को छेड़ना नहीं चाहता, इसलिए भी इस तरह का बयान इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको ये हर व्यक्ति जानता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान कश्मीर हो, कोई भी जो है किसी के विकास को देख के दूसरे में विलय होने के लिए तैयार नहीं होता। वो तो जिस दिन भी स्थितियां बनेंगी उस दिन निश्चित तौर से बल प्रयोग करना पड़ेगा, उस दिन जो है पाकिस्तान से सीधा आमना सामना करना पड़ेगा, उस दिन जो है जब पाकिस्तान के साथ जो है चीन के हितों की दखलंदाजी होगी या उनका अधिरोपण होगा, तो निश्चित तौर से उस दिन चीन भी सामने आएगा, और तब एक जो स्थिति बनेगी वो भारत, पाकिस्तान और चीन की बनेगी। बिल्कुल, तो उस बिल्कुल ठीक है, देखना होगा लेकिन परिस्थिति क्या बनेगी। लेकिन अभी मसला पीओके का है। सूर्यकांत चतुर्वेदी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से कौशल किशोर जी ने कहा कि वहां के लोग जो है वित्त पोषित न होकर के आतंकवाद पोषित है, और आतंकवाद पोषित इसलिए है क्योंकि जो पाकिस्तान है उसने वहां आतंकवाद के अलावा कुछ भी नहीं दिया है, वहाँ के लोगों को गोलियां के अलावा कुछ भी नहीं दी है। अगर वहाँ का कुछ डेवलपमेंट होता, या उनका आर्थिक डेवलपमेंट होता, या वहाँ के लोगों को नौकरियां दी जाती, या उनका बेहतर जीवन होता, तो शायद ये बात नहीं उठती, क्योंकि ये बात जो उठी है वहीं के लोगों ने उठाई है। तो क्या ये माना जाए कि वहाँ के लोग आतंकवाद से अब मुक्त होना चाहते हैं और शायद इसीलिए भारत में शामिल होना चाहते हैं? वहाँ की परिस्थिति पूर्वी पाकिस्तान की तरह बनती जा रही है। पूर्वी पाकिस्तान में आपने देखा होगा जब उस तरह की परिस्थितियां बनी तो वहाँ की सेना ने किस तरह से दमन किया, और उस दमन की परिणति यह हुई कि वहाँ पर बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और निश्चित रूप से बांग्लादेश के निर्माण में भारत की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही, और लगभग वही स्थिति पीओके में भी बनती दिखाई दे रही है। आप देखिए, आर्थिक विषमता तो वहाँ है ही, गरीबी सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। जिस तरह से आतंकवादी कैंपों की स्थापना की गई है पाकिस्तान द्वारा, या वहाँ की ISI द्वारा, या वहाँ की मिलिट्री द्वारा, उससे भी परिस्थितियां बदली है, और बदली हुई परिस्थितियों में कई बार इस तरह की स्थिति बनती है कि सेना वहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर बेहद बर्बरता करती है, और बर्बरता करती है, उसकी वजह से वहाँ के लोगों में आक्रोश है। और चूंकि वो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहे हैं, और वर्तमान में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बाद आपने देखा होगा जिस तरह से जम्मू कश्मीर का तेजी से विकास हो रहा है,
और वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ के लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो भारत में होते तो उनका भी उसी तरह से विकास होता, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते, अच्छा रहन सहन उन्हें मिलता, उनका आर्थिक विकास होता और उन्हें इन सारी की सारी परिस्थितियों से होकर ना गुजरना पड़ता। तो मुझे लगता है इसका भी एक बड़ा जो वहाँ पे लोगों के मन में भाव पैदा हुआ है भारत के साथ आने का, वो तो है ही। दूसरा, भारत का हिस्सा होने की वजह से उनकी अधिकांश रिश्तेदारियां भारत के जम्मू कश्मीर के हिस्से में हैं और आज भी हैं। और उन लोगों को जब वो देखते हैं, बात करते हैं आपस में, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय का वो विरोध करते हैं। जब उस विरोध के वजह से सेना वहाँ पर दमन चक्र चलाती है। आपने देखा होगा तमाम तरह के जो आंदोलन हुए वहाँ सेना ने किस तरह से उन लोगों पर अत्याचार किए उस आंदोलन को कुचलने के लिए। हाँ। उसकी आपने देखा होगा समय समय पर तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं वहाँ की। बलूचिस्तान में भी ऐसा ही आंदोलन हुआ था, तो वहाँ की सेना ने उनके आंदोलन को दबाने के लिए किस प्रकार से बर्बरताएं की, वो तस्वीरें भी देखी और भारत से सहायता की मांग भी की उन लोगों ने। निश्चित रूप से, लेकिन भारत मुझे लगता है कूटनीतिक तौर पर उन परिस्थितियों का इंतजार कर रहा है कि जब वहाँ का सारा जन समुदाय एक साथ खड़ा होगा और वो भारत से गुहार लगाएगा कि भारत मेरी मदद करे और भारत वो अपने में समाहित कर ले उन्हें। तो मुझे लगता है कि उसका इंतजार किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि किसी तरह से वो हिस्सा भारत के साथ आए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो बेहद महत्वपूर्ण जगह है पीओके। उधर अफगानिस्तान से भी उसकी सीमाएं लगती हैं, उधर चीन से भी लगती है और भारत से तो लगती ही है। नहीं, वो सीमा का मसला अलग है, लेकिन ये मामला यूएन में भी है। नहीं, यूएन देखिए, यूएन में मसला होना अलग चीज है, लेकिन यूएन वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुकी है। ऐसे कितने मामले जो यूएन में चल रहे हैं, कभी यूएन ने उनके उस तक पहुंचा है कि एक सकारात्मक परिणाम सामने आए। जो लोग यूएन में ले जाते हैं मामले, वो सिर्फ वहाँ अटके रहते हैं। यूएन जैसी संस्था का मुझे लगता है कि वर्तमान कोई मतलब नहीं रह गया है। जी बिल्कुल ठीक है। श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि सूर्यकांत जी ने बोला कि वहाँ भी पूर्वी पाकिस्तान जैसी स्थिति बनती जा रही है, तो क्या वहाँ पर विद्रोह होगा? हाँ 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 महासागर है, इसलिए अकाट्य सत्य है। इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं होना चाहिए और ऐसे अलगाववादी अलग अलग तरह के जिनसे अलग अर्थ निकलते हों ऐसे वक्तव्य आना ठीक नहीं है। इससे दूसरे लोगों को ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल, कश्मीर हमारा मणिमुकुट है, इससे देश की शोभा है और इसलिए कश्मीर तो जो है, इसलिए हमने कहा कि जो कश्मीर हमारा है वह सारा का सारा है, पूरा कश्मीर हमारा है। लेकिन इसके साथ ही हम दुनिया में जहाँ जहाँ गए, हमारे यहाँ जब लोग आए तो शस्त्र लेकर आए, लेकिन हम दुनिया में शास्त्र लेकर गए। हमने अपना विकास दिखाया, हमने अपना ज्ञान दिखाया और भारत की विनम्रता को, भारत की संपन्नता को देखकर दुनिया ने हमसे समय समय पर हाथ मिलाया। आज जो हिंदुस्तान की स्थिति है, हम पहले 11वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं। आज हमारे यहाँ अभाव जैसी कोई चीज नहीं है। और पाकिस्तान में जो स्थिति है, वहाँ जो भी शासक कुर्सी से हटता है उसके बाद जो जलालत होती है, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था, बिल्कुल, उससे वो जनता को कोई बहुत अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है। उससे भी जनता देखती है कि सत्ता में रहता है तब तक वही सर्वे सर्वा, सत्ता से हटा तो खींचा घसीटी होने लगती है। ये भी जनता समझती है। वहाँ आर्थिक हालात हैं, वो भी जनता, वहाँ की जनता समझती है। इसलिए जिस दिन भी पाकिस्तान का यह जो कब्जाया हुआ हिस्सा है, यह हिस्सा एक दिन भारत में शांति व्यवस्था को देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए, संपन्नता को देखते हुए एक दिन खुद ये कहेगा कि हमको वापस हिंदुस्तान में, हमारे अपने कश्मीर में वहाँ भेजो जहाँ सब तरह की संपन्नता है, सब तरह की शांति व्यवस्था है। लेकिन राजनीतिज्ञों को अलग अलग तरह के बयान देने के बजाय कुछ प्रमुख मुद्दों पर, एकता अखंडता के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दृढ़ होकर कोई बात कहना चाहिए, लगी लिपटे में बात नहीं कहना चाहिए। अब वो जिनने ये कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, उससे संदेश ठीक नहीं जाता। हमको बात ऐसी कहना चाहिए जिससे बात ठीक भी हो और उसका संदेश भी ठीक जाए। बिल्कुल, आखिरकार हम हिंदुस्तान के जिम्मेदार पदों पर रहते हैं। बिल्कुल, हम यहाँ के प्रवक्ता हैं और यहाँ के प्रवक्ता होने के नाते
हमको हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करना चाहिए। वो तो वहीं रहते हैं जहाँ हरि सिंह जी रहते थे। बिल्कुल। फिर हरि सिंह ने जो जैसा समझौता किया था उस समझौते के अनुसार तो पूरी की पूरी रियासत भारत में विलय हो गई। बिल्कुल। कुछ गलतियों के कारण कुछ कमी रह गई, वो भी धीरे धीरे समय के साथ निश्चित रूप से पूरी होगी, हम यही आशा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आशीष दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आशा करते हैं, आशा करने से क्या होता है? राजनाथ सिंह जी ने इससे पहले जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अब हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, अब हम पीओके पे बात करेंगे। जब उनका ये बयान आया था उसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कम नहीं आंकना चाहिए। राजनाथ सिंह जी जो बयान दे रहे हैं अपने बयान पर उनको सोचना चाहिए। लेकिन अगर पीओके का भारत में विलय होता है तो क्या इस पर अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर के लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय देश हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है उसका हस्तक्षेप रहेगा? क्या यूएन का हस्तक्षेप रहेगा इस पर? देखिए, तो एक ऐसा सवाल है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। ये कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इसमें कितने लोगों की भूमिका होगी, कौन मध्यस्थ होगा, कौन दुश्मन होगा, ये अभी बहुत, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। हाँ। जो राजनाथ सिंह ने कहा है वो उनका बयान ये बताता है कि ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब बिना किसी झगड़े युद्ध के वो चीज़ भारत में समाहित होगी तो ये एक लंबा प्रोसेस है। संवाद बनाने के कई स्टेज हम यहाँ देखते हैं, कई मुद्दे हैं देश में जिन पर ही संवाद नहीं बन पा रहा। बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मसला है। ये जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। ये बिल्कुल, ये हमारी भावना तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे हर्डल हैं। ये इतना आसान नहीं होगा कि इतनी सारी समझौते बना लिए जाएं। जैसा अभी ये बात आई, कुछ लोग मन से उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, वहाँ के लोग या यहाँ के लोग, जो भी होगा। तो इसीलिए जो है उन्होंने अधिकतम सहमति बनाने की बात कही है। और यही मुझे लगता है कि आदर्श परिस्थिति यही होगी, क्योंकि बंदूकों के दम पे या किसी और दबाव के दम पे जब किसी को जब अपना हम बना सकते हैं या बना लेते हैं, या हम किसी के ऐसे दबाव में किसी और के कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल, तो मन से नहीं हो पाते हैं। तो वो जो इनका जो प्रोसेस है, जो सरकार ने जो संकेत दिया है, राजनाथ सिंह ने जो बोला है, वो यही है कि हम मन से उसको अपनी तरफ, यानी उनका मन हो वो हमारी तरफ वापस आए। ठीक है सर, तो वो ज्यादा अच्छा ठीक है। एक और चीज जानना चाहता हूँ, अगर ये मसला यूएन में नहीं जाता तो क्या भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है या क्या जो पीओके है आज वो भारत में होता? क्या ये जख्म है इतना नासूर होता अगर ये यूएन में ना जाता? तो क्योंकि यूएन में से नेहरू जी लेके गए थे। बिल्कुल, ये बात क्योंकि अब ये 7 दशक पुरानी बात, काफी दशक पुरानी बात हो गई। तो उस वक्त क्या स्थिति रही होगी, शासक के सामने क्या मजबूरी रही होगी, या क्या उसके निर्णय में कमजोरी रही होगी, उसको आज की तारीख में हम अपने तरीके से संदर्भ में उसको डिफाइन कर सकते हैं या उसका एनालाइज कर सकते हैं। उस समय की क्या स्थिति है किसी को नहीं पता। तो वो निर्णय गलत था या यूएन में भेजा गया, तो वो परिस्थितियां कुछ, अगर हम ये मान लेते कि वहाँ वो स्थितियां नहीं होती और चला डायरेक्ट कोई ऐसा हो जाता, तो हो सकता है कि जोर से या ताकत से या तरीकों से हम उसको अपना कर लेते। लेकिन अब जो स्थितियां हैं उसमें उस चीज को सोचना और आगे जो स्थिति आएगी उसको सोचना, ये थोड़ा सा कठिन है। लेकिन मैं इस पे ज्यादा आशान्वित हूँ या अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के कि जो उन्होंने कहा है कि अपने आप जो है कश्मीर का विलय होगा, हमें कोई बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये स्थिति जितनी जल्दी बने ये उतना अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। प्रकाश सक्सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पीओके का जो हिस्सा है, अगर हम उसको एरिया के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, तो ऐसी 7 दिल्ली, यानी कि दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो कम से कम 7 गुना होगा। भारत का इतना बड़ा हिस्सा जब पाकिस्तान के पास में है तो क्यों ना हम उस पर बात करें, क्यों ना उस पर बात हो। और जब बात उस पर हो रही है तो फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो या फिर जो महबूबा मुफ्ती हो, वो भारत के जो नेता है, भारत की सरकार है, उनके साथ में खड़ी क्यों नहीं दिखाई देती है? जब जब कश्मीर की बात आई, जब जब पीओके की बात आई, ये हमेशा ही पाकिस्तान परस्त नजर आए। नहीं, ये इन पे तो सवाल उठते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये हमेशा उठाते रहे बीच बीच में। तो इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। पूरे देश को एक साथ इस मामले में एकजुट होना चाहिए, लेकिन इसका चुनावी उपयोग भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो बंद कर देना चाहिए चुनाव के टाइम पे जो विवादित बयान देते हैं। कारण क्या कि ये राष्ट्रीय कूटनीति के महत्व के विषय होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है ना, राज्यों के जो मामले होते हैं। आप देखें, आप यूएन की बात कर रहे हैं, तब विश्व युद्ध की विभीषिकाएं झेला थे पूरे विश्व कई देशों ने, इसलिए यूएन की जरूरत पड़ी थी कि जो शांति समझौता करवाए देशों के बीच में। और जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम विस्फोट हुआ, आज तक लोग भोग रहे हैं उसको। तो ऐसी विभीषिकाएं ना हो, देश युद्ध की स्थिति में ना पहुंचे, उनकी उपयोगिता वो थी। नहीं तो, लेकिन जो अभी बयान दिया गया है, क्या उसको हिंट देने लायक समझे कि आप हम पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की इतनी औकात है इस समय,
और नहीं, पहले भी लेकिन नहीं उनके थी, बयान से उसको तो ये बढ़ा निकाला चढ़ा जा के सकता है। नहीं, ये कर रहे हैं, ये ऐसे लोग मैं बोल रहा हूँ इन्हें बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये लोग जबरन को चुनावी माहौल में दूसरे मुद्दों से हटाते हैं ध्यान को। क्योंकि आप देखें उस समय जब इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, अंग्रेजों ने जो पहले तो अंग्रेजों का इस पे वो था अपना अधिकार मानते थे राज्यों पर। हाँ, आप देखें जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तब सेनाएं, जो भले ही पाकिस्तान की सेना थी या भारत की, दोनों के मुखिया अंग्रेज थे। बिल्कुल, भारतीय पाकिस्तानी सेना नायक नहीं थे उनके। तो उस समय अलग अलग मॉडल सामने आए थे। तब कूटनीति ये थी कि किसी भी तरह ये राज्य भारत में मिल जाए। उस समय 3 मॉडल आए थे, आप देखें, जम्मू कश्मीर था, जूनागढ़ था और ये हैदराबाद था। जो रेफरेंडम की बातें होती हैं, रेफरेंडम कहाँ से आया? ये रेफरेंडम आया जूनागढ़ से। वहां राजा मुसलमान था और प्रजा हिंदू थी। तो वहां पर ये चाल चली गई कि हम रेफरेंडम कराएंगे, हमारी तरफ से थी वो चाल। बिल्कुल। तो चूंकि हिंदू थे, हिंदू बाहुल्य था, बिल्कुल हिंदू बाहुल्य था, अड़ गए थे कि नहीं हम होंगे ही नहीं। हाँ, वहाँ के निजाम ने तो ये कहा था कि हम होंगे ही नहीं होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल रेफरेंडम का फार्मूला अपनाया गया। तो वहाँ जनता भारत के साथ थी, वो राजा भाग गया पाकिस्तान। तो अब वो जम्मू कश्मीर वाले रेफरेंडम की बात इसीलिए उठाते हैं, पर उसे कूटनीति की तरीके से दबाया जा रहा है। तो ये हमारी इंटरनल डिप्लोमेसी होती है, इनको चुनावी मुद्दे नहीं बनाना चाहिए। ये अपने आप में राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है यदि देश की कूटनीति को आप चुनावी रणनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपने आप में विरोधाभासी चीजें होती हैं। बिल्कुल ठीक है। आप देखें पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े किए ना इंदिरा गांधी ने। बिल्कुल इन राजाओं को प्रलोभन देकर जोड़ा गया था, पर उनका प्रीवी पर्स बंद किया ना बाद में। बिल्कुल पहले तो पहला उद्देश्य था कि सब हमारे साथ जुड़ जाएं। धीरे धीरे उनको पावरलेस करना था। जैसे जम्मू कश्मीर का आपने बताया कि वो यदि उनका ध्वज भी था तो तिरंगे के नीचे था, वहां प्रधानमंत्री पद था तो उसको समाप्त कर दिया गया था। धीरे धीरे सारी चीजें छीने जाना थी, एक स्टेप बाय स्टेप। इसको इतने बड़े मुद्दे बनाकर लोग चुनाव में पेश कराते रहे। बिल्कुल ठीक है। आलोक सिंघई सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले वहाँ पर, जैसा कि एक नीति हुआ करती थी पहले, अगर हम उनकी नीतियों को देखें कि जूनागढ़ की अगर बात करें या हैदराबाद की बात करें, वहाँ पर जनमत की बात आई थी। जनमत के बाद वहाँ की जनता में विद्रोह करवा दिया जाता था ताकि वो ये कहे कि हम भारत के साथ हैं। क्या ऐसा स्थिति अभी पीओके में बनेगी? क्या वहाँ पर विद्रोह की स्थिति होगी, जनता विद्रोह करेगी? बिल्कुल वहाँ ये स्थिति है। आप जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के अत्याचार है, सरेआम गोली मार देते हैं, लोगों को घर से उठा के ले जाते हैं, जिस तरीके से वहाँ की कौमें लड़ रही हैं और बरसों से ये स्थिति बनी हुई, तो वही बात है कि हम वैसी कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। और ये राजनाथ सिंह जी के बयान से साफ दिख रहा है, वो भारत ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर कैसे होगा? तो जब पाकिस्तान कश्मीर में धारा 370 के बारे में कितना संशय फैलाया जाता रहा, लेकिन उसके बाद भी धारा 370 लागू हुई। अगले चरण के रूप में हमें पाक अधिकृत कश्मीर का समस्या भी निपटाना है। तो राजनाथ सिंह जी का बयान ये आशावादी है। चुनाव के बीच में जब भारत सरकार का चयन हो रहा है, तब वो अपनी बात कह रहे हैं कि आप कैसी सरकार चुनिए, आप ऐसी सरकार चुनिए जो पाक अधिकृत कश्मीर का भी समस्या सुलझा दे। तो इस बात में चुनाव के वक्त ये बात कहने का बिल्कुल बिंदु है और ये कहने लायक बात है। रही बात कि किस तरीके से होगा, तो जैसे सूर्यकांत भाई ने कहा कि बांग्लादेश में हुआ था, सेम स्थिति यहाँ हो रही। और कैसे नहीं हो सकता? आप ये देखें कि इतने बड़े पैमाने पे जिस कांग्रेस से लोग बरसों से जुड़े हुए थे, सारा जीवन जिनने कांग्रेस के लिए काम किया, वो भी इस समय पे चुनाव के समय में कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए। जब उन्होंने देखा कि एक राष्ट्रवादी पार्टी काम कर रही है तो उसके साथ जाना चाहिए। जब ये बदलाव हो सकता है तो बांग्लादेश का बदलाव हो सकता है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में बदलाव क्यों नहीं हो सकता? और बहुत साफ है ये बदलाव होने जा रहा है, दिख रहा है। लगातार बलूचिस्तान में जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, वहां के लीडर्स बरसों से ये बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी शहादत दी है उनने। वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और बड़े पैमाने पे ये मानस वहां बन चुका है। मामला पकने का है, फल जितनी जल्दी पक जाएगा उतनी जल्दी ये विलय हो जाएगा। तो ये चुनाव के वक्त ये बात उठाई गई है, बहुत अच्छा विषय उठाया गया है और देश को इस बात पे फैसला करना है कि उसको किस सरकार को चुनना है। क्या पाकिस्तान परस्त सरकार को चुनना है? क्या जिसने पाकिस्तान बना के भारत को टुकड़ों में बांटा, क्या वो सरकार चुनना है? क्या हमें पाकिस्तान को
ये विवाद हमेशा के लिए खत्म करके विकास की रास्ते पर चलने वाली सरकार चुनना है। इस पे चर्चा होनी बहुत अच्छी चीज़ है और ये डिबेट सही दिशा में चल रही है। बिल्कुल ठीक है। सूर्यकांत चतुर्वेदी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम ये बयानबाजी देख रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है फारूक अब्दुल्ला की बयानों को लेकर के, कश्मीर को लेकर की, सरकार को लेकर की और पाकिस्तान को लेकर की। देखिए, मैं कुछ बयान आपको सुनवाना चाहता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला ने पिछले दिसंबर के महीने में कहा था कि भारत और पाकिस्तान हल नहीं करते तो कश्मीर का भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा हाल होगा। यानी कि जो जम्मू कश्मीर की तुलना है वो गाजा और फिलिस्तीन में जैसे हालात है उनकी तुलना, उनसे हमारी तुलना कर रहे थे। ये बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनीष जी, जम्मू कश्मीर के जो राजनेता हैं, हाँ, उन्हें आप और जनता क्या मानती है, उन्हें प्रो पाकिस्तान के रूप में देखा जाता है और वो लोग वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं या जो भारत के विरोधी लोग चाहते हैं। यही वजह है कि समय समय पर आपने देखा होगा, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो। महबूबा मुफ्ती ने तो कहा था कि जब आप 370 हटाएंगे तो कोई भारतीय ध्वज हाथ में लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन परिस्थितियां बदली और आज स्थिति क्या है, उसी लाल चौक में शान से तिरंगा लहराता है और तमाम लोग जाते हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो लोग भी वहाँ खुलेआम निकलते हैं, जो पहले गाड़ियों में निकलते थे और सुरक्षा दस्ते के बीच में होकर जाते थे। आपने देखा होगा न्याय यात्रा के समय स्वयं राहुल गांधी वहाँ पैदल चल के गए हैं, उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। तो इस तरह की बयानबाजी सिर्फ वो लोग देते हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, जिनके हित पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, या जो अपने आप को अब चाहते हैं कि किसी तरह वो अखबारों की सुर्खियों में रहे, मीडिया में रहे और लोग उन्हें उनके लेकर चर्चा करें। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का क्या है, फारूक अब्दुल्ला एक छोटे से एक राज्य में है, देश में उनकी क्या, उनका एक वो मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर बस, पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन आज उनकी पार्टी की क्या हिस्सेदारी है सरकार में, लोकसभा में उनके कितने सदस्य चुनकर आते हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह के, मुझे लगता है, बयान देते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और इस तरह की कार्रवाई अगर कोई कर सकता है तो मौजूदा सरकार करने की हिम्मत दिखा सकती है, अन्यथा तो फिर वही होगा जो पहले चलता रहा है जम्मू कश्मीर के मामले में खास तौर पर। बिल्कुल ठीक है। कौशल किशोर सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक और उनका बयान 2018 का है, दिसंबर के महीने में ही उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि पीओके को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, लेकिन जो पीओके है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत जो अपना कब्जा जमा रहा है, ये अपना दावा करता है, इसको छोड़ देना चाहिए। और ये बयान के बाद में फिर उनका ये नया बयान सामने आ गया। तो बार बार वो पाकिस्तान का प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? क्या पाकिस्तान से उनको कोई फंडिंग होती है? देखिए, ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, किसको कहाँ से फंडिंग होती है, किस किस के हित जो है मारे गए हैं, या जो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है, जैसे फारूक अब्दुल्ला का जो बयान है वो निश्चित तौर से एक फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियन का बयान है, एक उम्रदराज पॉलिटिशियन का बयान है, जो आउटडेटेड पॉलिटिशियन का बयान है। और एक जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो राज्य था कभी, और जो उनके जो विचार होते थे, उनके जो दिशा निर्देशन होते थे, उनके जो वो जो चाहते थे जब वो होता था, अब वो वहाँ पे उनके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है और अब वो एक मर्सी पे डिपेंड है, दूसरों की दया पे डिपेंड है, या ये कहें कि अब वो जो है निराधार साबित हो चुके हैं, वहाँ पे उनका कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल। और फंडिंग की जहाँ तक बात है, ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, पहले भी सामने आ चुकी हैं, चाहे वहाँ के राजनेता हों, चाहे कहीं दूसरी जगह के राजनेता हों, चाहे किसी आतंकवादी को जिनको जी कह के बुलाया जाता हो, उनका NGO हो, उनको कहाँ से फंडिंग होती थी किसको, ये सारी बातें साबित हो चुकी हैं। तो निश्चित तौर से इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा जो नेता था, उसने 1947 में वो हिम्मत जुटाई थी कि अगर वो थोड़े समय तक और जिंदा रहते तो निश्चित तौर से एक परिस्थितियां दूसरी होती हैं, जिसकी आज कल्पना की जाती है, जिसकी आज बात की जाती है अलग अलग मंचों पर। और जहां तक दूसरा जो तथ्य है कि नेहरू ने एक प्रधानमंत्री के रूप में जो उस समय उसके बाद जो भी फैसले लिए, वो निश्चित तौर से एक भारत सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद जो आज़ाद हुआ था, उस भारत की उस समय की क्या परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के अनुसार क्या फैसले थे, वो फैसले उस समय के हिसाब से प्रासंगिक कहे जा सकते हैं, तर्क संगत कहे जा सकते हैं। और वर्तमान में जो स्थितियां हैं, वर्तमान में
जिस तरह का जो भारत का जो नेतृत्व है और जिस तरह जो भारत की आर्थिक स्थिति है, जिस तरह भारत की कूटनीतिक रणनीतिक स्थिति है, जो सैन्य बल है, जो जिस तरह से भारत हर स्थिति में अपने आप को बेहतर साबित कर रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो उस स्थिति में जो नेतृत्व है और जो उसकी जो मंशा है वो निश्चित तौर से उस दिशा में ले जा रही है जिस दिशा में वास्तव में भारत को जाना चाहिए, या जिसमें भारत की जो 140 करोड़ आबादी कहें, या उसमें से कुछ लोगों का मत भिन्न भी हो सकता है, तब भी वो उस फैसले के विरोध में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं। वो सारी जो भारत का जो राष्ट्र है वो चाह रहा है और वो हित में भी है। फिर वही बात कहें, आजाद कश्मीर की जो बात हो रही है वो एक छोटा सा हिस्सा है, वो 13,297 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। मुख्य जो राजनीति केंद्रित है वो तो गिलगित बाल्टिस्तान पे ही केंद्रित है, बिल्कुल, जो कि एक बड़ा हिस्सा है और ये कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा है दोनों मिलके। और जिस दिन जब ये होगा उस दिन जो अभी जो ध्यान केंद्रित करता है, जो चीन सीमा पे जो करता है, या चीन अभी तक जो 1962 से लेके अभी तक जो चीन की जो आंख दिखाने की जो रणनीति रही है और जो अब पिछले कुछ सालों में बदली है और जो अब एक न्यूट्रल स्थिति में पहुंच रहा है, तो ये जो राजनाथ सिंह का जो बयान है वो निश्चित तौर से एक समय की प्रतीक्षा है। जब सही समय होगा तब निश्चित तौर से स्थितियां तो फैसला तो मैदान में ही होगा। बिल्कुल ठीक है, समय की प्रतीक्षा भी है और समय की मांग भी है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आपने नेहरू जी का जिक्र कहा, लेकिन उस वक्त की जो परिस्थितियां थी कुछ और थी, राजनीतिक परिस्थितियां रही या आर्थिक परिस्थितियां रही या जो भी रही, लेकिन वो एक सैद्धांतिक व्यक्ति थे, अपने सिद्धांत पर अडिग रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अपने सिद्धांत में ये नहीं झलकाया कि पहले हम हमला करें, हम क्यों हमला करें। सिद्धांत की बात नहीं, एक और हम आपकी बात जोड़ दें इसमें, सिद्धांत नहीं, एक्चुअल क्या है, जो बार बार यूएन की बात आ रही है, एक रामचरितमानस में एक चौपाई है, समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। तो यूएन को तो जितने भी पावरफुल कंट्रीज रही हैं उनने कभी भी यूएन को नहीं माना है, और आज भी वो, चाहे आप देखिए, आप जो इजराइल फिलिस्तीन की बात हो रही हो, चाहे वो रूस और यूक्रेन की बात हो रही हो, कहीं यूएन का जैसा कोई संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना पहले था ना अब है। भारत की स्थिति, हम फिर आपसे बात कर रहे हैं कि 1947 में भारत की स्थिति वो उस स्थिति में भारत नहीं था कि जो है वो यूएन के विरोध में जा सकता या अमेरिका के खिलाफ जा सकता, या अभी हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने ये बात कह के आए कि भारत को किसी को आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, भारत का लोकतंत्र और भारत कैसा है हम अपने आप में जानते हैं, कोई हमको उंगली न दिखाए और लोकतंत्र के बारे में हमको कोई ज्ञान न दे। ये बात उन्होंने यूएन में कह के आए हैं। श्याम मोहन श्रीवास्तव सर, मैं अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा, जिस प्रकार से नेहरू जी का जिक्र हुआ, अगर उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्राइम मिनिस्टर होते उस वक्त, तो क्या राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियां कुछ और होती, क्योंकि दोनों के मत अपने अलग अलग हुआ करते थे। क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके जो मत होते थे वो थोड़े एंग्री टाइप के होते थे, लेकिन जब हम नेहरू जी का जिक्र करते हैं वो कूल टाइप के नेता थे, वो सैद्धांतिक नेता थे। सब बातों के कारण प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे यह कहा, और इसके सत्याग्रह क्रिया और जेल गए, जेल में ही उनका देहांत हुआ। लेकिन समय के रहते जैसा कि उनने मांग की थी, वो राष्ट्रवादी दृष्टा थे, बाद में दो प्रधान भी खत्म हुए, दो निशान भी खत्म हुए, लेकिन दो विधान का जो मसला था वो रह गया। वो धारा 370 थी, वो हमारा एक दुखती हुई रग थी, और संकल्प लिया था उस समय कि ये धारा 370 भी एक दिन हटाई जाएगी। समय के आते धारा 370 भी हटाई, पर मैंने जैसा पहले कहा कि कुछ मुद्दों पर, राष्ट्रवादी विषयों पर सबको एक मत होना चाहिए। अलग अलग तरह की आवाज आने से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको ताकत मिलती है। नहीं, कुछ लोगों को अगर छोड़ दें, अगर कुछ लोगों को छोड़ दें तो पूरा राष्ट्र एक साथ है। जब भी बात जम्मू कश्मीर की आएगी या पीओके की आएगी तो पूरा राष्ट्र एक स्वर में यही कहेगा। इसीलिए तो हमने कहा, जब लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहिए, तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने कहा कि अगर हिंदुस्तान का मसला है तो केवल जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह क्यों? अगर देश का हिस्सा है कि नहीं ये पूछना है तो पूरे देश में जनमत संग्रह होना चाहिए। ये यहाँ जैसा आपने कहा था, अलग अलग तरह की सामयिक परिस्थितियां जैसी होती हैं उस हिसाब से निर्णय लिया जाना चाहिए। अब हम सब जानते हैं जब यहाँ से धन जाता था देश का विकास के लिए तो अधिकांश हिस्सा उसका कश्मीर घाटी में खर्च होता था, और
लद्दाख जैसे जो छोटे छोटे हिस्से थे वो तो बेचारे देखते ही रह जाते थे, थोड़ा बहुत जम्मू तक आता था, वहां तक पहुंचते पहुंचते खत्म ही हो जाता था। अब जब पूरे देश का जो विकास का पैसा है वो जब जाता है और उसका बंटवारा ठीक ढंग से होता है, सबको अलग अलग हिस्सा मिलता है, तो वहाँ का विकास हो रहा है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ी सी टिप्पणी आपकी नेहरू पटेल पर जाना चाहता था कि अगर नेहरू जी की जगह पटेल प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या तो परिदृश्य अलग होता और अलग होता? तो निश्चित रूप से हाँ। यह जो दृश्य है ये दृश्य अलग होता है। ये हम इस दृष्टि से कह सकते हैं हाँ। कि जिस तरह अलग अलग स्टेटों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल का राष्ट्रवादी रुख रहा, सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार के संदर्भ में उनका रुख रहा, और अनेक मसलों पर उनका जो रुख रहा वह रुख राष्ट्रवादी था, पूज्य था, सम्मान के लायक था। इसलिए यह समझता है पूरा देश का जनमानस कि अगर वल्लभ भाई पटेल अगर राष्ट्र प्रमुख होते तो इस देश की जो तस्वीर और तकदीर है वह अलग ढंग की होती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चूंकि अब राजनीतिक परिदृश्य भी बदले हैं, सरकार भी बदले हैं, विचार भी बदले हैं और विचारधारा भी बदली है, लेकिन अब जिस तरीके से राजनाथ सिंह का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अब हम कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, अब हम एक ना एक दिन पीओके भारत में शामिल होकर रहेगा, क्योंकि वहां के लोगों की ऐसी मानसिकता है और वहां के लोगों ने हृदय से भारत को स्वीकार कर लिया है। देखना होगा कि अब पीओके को लेकर के क्या फैसला होता है, आगे चल के जो राजनीतिक स्टंट रहेंगे वो कैसे रहेंगे। अभी हाल ही में मोदी सरकार के जो मंत्री है वो भी बयान देते रहे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जिस प्रकार से बयानबाजी की कि पाकिस्तानी चूड़ियां नहीं पहनी है, तो क्या वो पाकिस्तान को हिंट देना चाह रहे हैं और बार बार इस तरह से वो पाकिस्तान का प्रेम क्यों दिखाते हैं? क्या भारत में उनकी आस्था नहीं है? और अगर नहीं है तो पाकिस्तान में ही जाकर क्यों नहीं बस जाते, क्योंकि खाते यहाँ की है, आप बात वहां की करते हैं। तमाम प्रकार के सवाल जो है फारूक अब्दुल्ला पर उठते हैं। चूंकि और समय हमको इतनी ही इजाजत देता है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना पड़ेगा। आप तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।